हेलो दोस्तों, दिस इज द 6th लेक्चर इन आवर ऑडिटिंग सीरीज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड इन दिस लेक्चर वी विल डू दीज टू टॉपिक्स, ऑडिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स एंड टैक्स ऑडिट। स्टार्टिंग विद द ऑडिट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। देखो डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो हम किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं एज द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। एंड डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट्स दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच इज लीगली अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली प्रॉफिट का वो हिस्सा जो सिर्फ बचा ही लीगली किसके लिए है, शेयर होल्डर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ कंपनी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब हमने करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया एंड बचा हुआ जो है दैट इज जो मतलब रेसिडुअल है, दैट इज द पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। सेकेंड, प्रॉफिट्स फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस जो भी पहले वाले साल के फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसका जो प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया है, मतलब प्रीवियस ईयर्स का डिविजिबल प्रॉफिट्स भी डिविजिबल प्रॉफिट्स में काउंट होता है। मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। अगर किसी भी कंपनी में कोई गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट से पैसा रिसीव होता है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट इज ऑल्सो एडेड इन द पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। And fourth point is free reserves after charging depreciation and past losses are also set off। जैसे कि जो हमारे बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व्स दिख रहे हैं अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस में लायबिलिटी साइड में, उसके अंदर डेप्रिसिएशन करंट ईयर का और पास्ट ईयर के लॉसेस को माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीजें डिविजिबल प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। Now, board of director can propose dividend out of divisible profits only। ये रूल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट्स के अंदर से ही डिविडेंड को प्रपोज कर सकते हैं। देन ऑडिट ऑफ डिविडेंड रिक्वायर स्पेशल अटेंशन चाहिए रहती है ऑडिटर्स के थ्रू, क्योंकि देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक तरह से कैपिटल का कुछ हिस्सा हम शेयर होल्डर को वापस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड इश्यू करने से कंपनी की कैपिटल कम हो जाती है। इसलिए इस डिविडेंड के कंपोनेंट को एग्जामिन करना इस ऑडिटर की स्पेशल ड्यूटी है, उसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बहुत सारे लॉज उस पर एप्लीकेबल होते हैं जो का सबका कंप्लायंस करना पड़ता है। क्या क्या, पहले तो सेक्शन 123 से सेक्शन 127 तक कंपनीज एक्ट 2013 में। देन डिविडेंड रूल्स हैं कुछ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे 2014 के। देन कुछ कोर्ट डिसीजन अगर कुछ हैं तो। फोर्थ वन है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जो कि हमारे देखो हमारे बोरोड फंड हमने ले रखा है, उस बोरोड फंड के लॉन्ग टर्म जो सोर्स प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर लिखी हैं रिगार्डिंग डिविडेंड, उनको फुलफिल करना। लास्टली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम बनाया जाता है, उसके अंदर जो डिटेल्स लिखी है रिगार्डिंग डिविडेंड उनका भी कंप्लायंस करना। तो ये सारे लॉज को कंप्लायंस किया जाता है at the time of declaration of dividend। While verifying dividend distribution, auditor should examine divisible profits। सबसे पहले देखो ऑडिटर क्या करेगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स को एग्जामिन करेगा कि कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने हैं, क्या वो सही से कैलकुलेट करे हैं या नहीं। उसके बाद क्या करेगा, करेक्टनेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिविडेंड, क्या डिविडेंड ढंग से कंप्यूट किया गया है। देन बोर्ड प्रपोजल, बोर्ड का रेजोल्यूशन जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है वो एग्जामिन करेगा। जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन। देन डिपॉजिटिंग डिविडेंड इन सेपरेट बैंक अकाउंट। देखो क्या करना होता है, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उस डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर अंदर विद इन 5 days वो सारा अमाउंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना होता है। तो वो करा दिया या नहीं वो ऑडिटिंग का काम है। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश। डिविडेंड हमेशा कैश में पे होना चाहिए, नॉट इन काइंड। वो अलग केसेस होते हैं जहां पर बोनस इशू किया जाता है। पेमेंट शुड बी मेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को होना चाहिए, जो भी रजिस्टर्ड है, और उनके बैंकर को या फिर। देन ट्रांसफर ऑफ अनपेड डिविडेंड इन अनपेड अकाउंट। जो भी डिविडेंड अनपेड रह गया है, कुछ शेयर होल्डर्स को ट्रेस नहीं कर सकते, तो उनका जो पैसा है वो अनपेड डिविडेंड एक सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा।
आफ्टर 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, 30 दिन अगर पूरे हो गए हैं तो उसके बाद ये वाला पैसा वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन लास्ट पॉइंट, डिविडेंड अनपेड और अनक्लेम फॉर 7 साल, मतलब 7 साल के लिए जो अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है उसको IEPF फंड में चला जाएगा, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये वाले फंड में पैसा चला जाएगा कैपिटल के साथ साथ। सो ये सारी चीजें चेक करना काम है ऑडिटर का। नेक्स्ट, कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब जो प्रीवियस ईयर के अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो प्लस जो करंट ईयर के रिजर्व्स हैं। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट रह जाए तो इन दोनों की मदद से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। बट उससे पहले कंपनी को, जो हमने पहले डिस्कस किया कि डिविडेंड रूल्स 2014 डिस्कस करना फुलफिल करना पड़ेगा, वो रूल्स के नेम है कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। अब इसमें क्या क्या बोला गया है? फर्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ रेट एट विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि करंट ईयर से जो पहले 3 साल हैं, पहले जो 3 साल हैं इसके अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उनका रेट का एवरेज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए करंट ईयर में। देन सेकेंड पॉइंट, टोटल अमाउंट ड्रॉन शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एज अपीयरिंग लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि जो भी अमाउंट हम यहां से ड्रॉ करेंगे इस वाले कॉर्पस से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 1/10 से ज्यादा। किसका 1/10? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इन दोनों के सम से 1/10 ज्यादा नहीं होना चाहिए। Then third point, amount so drawn shall be first utilized to set off losses incurred in the current financial year। जो भी हम अमाउंट इस वाले कॉर्पस से ड्रॉ करेंगे उसको पहले हम यूज करेंगे करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने में। फोर्थ पॉइंट, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। जो ये कॉर्पस में पैसा पड़ा हुआ है, हम जो विड्रॉन कर रहे हैं उसके बाद इसमें जो पैसा बचेगा वो 15% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए। 15% किसका? पेड अप कैपिटल का। एंड लास्ट प्रोविजन इज प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन बुक्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर सेट ऑफ। अगर कोई प्रीवियस और लॉस है जो कि हमने सेट ऑफ करना रहता है, पहले उसको भी इसमें से सेट ऑफ करना पड़ेगा। सो अगर ये कंपनी को ये वाला कॉर्पस यूज करना है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ इंटरीम डिविडेंड, इंटरीम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGMs, मतलब 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच के टाइम में, कोई भी साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज नोन एज इंटरीम डिविडेंड। अब इंटरीम डिविडेंड को भी स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। इंटरीम डिविडेंड के लिए क्या बोला है? देयर आर लॉसेस एग्रीगेट ड्यूरिंग करंट ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर, रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग पास्ट 3 इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर्स। सो अगर कंपनी को करंट ईयर में कोई लॉस है, कब तक? फर्स्ट डेट से, मतलब 1 अप्रैल से क्वार्टर कंप्लीट होने तक का, जब वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उस पीरियड में अगर कोई लॉस है तो क्या करना पड़ेगा? जो प्रीवियस 3 इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देन ये बोला है ऑडिटर शुड ऑल्सो इंश्योर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख लिया हो एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग एंड डिसाइडिंग इंटरिम डिविडेंड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट, कि फ्यूचर में कहीं कोई असेट के वैल्यू में तो फॉल नहीं आना जिससे कंपनी को नुकसान हो जाए। क्या कोई हैवी लॉस की आशंका है, कोई लाइकलीहुड है कि कल को हमें कोई हैवी लॉस हो। इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट लिक्विडिटी एंड वर्किंग पोजीशन, डिविडेंड इस टाइम पे करने पे कंपनी की लिक्विडिटी या वर्किंग पोजीशन पे क्या इंपैक्ट होगा। क्या हमने डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, लाइक डाउटफुल डेट्स की, डेप्रिसिएशन की, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की, वो कर दी है या नहीं करी है। देन रिजर्व शुड बी केप्ट फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, कुछ हिस्सा रिजर्व का प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए भी रखना चाहिए, रखा है या नहीं वो काम है चेक करने का। क्योंकि देखो प्रेफरेंस डिविडेंड पे वी नो कि हमें एक फिक्स रेट देना पड़ता है, बट दैट फिक्स रेट को पार्ट्स में भी पे किया जा सकता है, मतलब इंटरिम उनका भी हो सकता है और उनका फाइनल भी हो सकता है, बट इसका टोटल दैट शुड नॉट एक्सीड कमिटेड रेट जो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिसाइड किया जाता है। सो इंटरिम डिविडेंड के केस में ये सब ध्यान रखना होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स ऑडिट।
टैक्स ऑडिट देखो नाम से क्लियर है, टैक्स का ऑडिट मींस फर्म जो टैक्स के लॉज हैं, टैक्स के रूल्स हैं, उसको कंप्लाई कर रही है या नहीं और कितने अच्छे से कंप्लाई कर रही है, उसका स्पेसिफिक एग्जामिनेशन इज नोन एज टैक्स ऑडिट। नीड कहां से है टैक्स ऑडिट की? देखो फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो एक जनरल नेचर का है, उसमें तो कोई टैक्स के स्पेसिफिक हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना कुछ एग्जामिन कर रहे हैं, इसीलिए टैक्स के लॉज को भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, इस वजह से टैक्स ऑडिट स्पेशली बनाया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने टैक्स ऑडिट कंपलसरी कर दिया है। किस किस केसेस में? 3 केसेस में। फर्स्ट केसेस इन केस ऑफ पर्सन कैरिंग बिजनेस, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और उसकी सेल्स मतलब टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पर टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। सेकंड, अगर कोई प्रोफेशन में है और उस प्रोफेशन की ग्रोस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तब भी टैक्स ऑडिट जरूरी है। एंड थर्ड वन इज इन केस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, अगर टैक्सेबल इनकम जो बनी है वो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? जब हम अपनी इनकम एस्टिमेटेड बेसिस पे कंप्यूट करके टैक्स पे कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस, मतलब प्रिज्यूम करके, एक्चुअल इनकम नहीं पता रहती पर हम अजम्पशन पे बेसिस पे टैक्स पे करते हैं। उस केसेस में अगर टैक्सेबल इनकम लोअर जो हमारी लिमिट है जिसके बाद हमें टैक्स, जिससे पहले हमें टैक्स नहीं लगता, उस लिमिट से अगर कम आ रही है तब टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। टैक्स ऑडिटर में भी अपॉइंटेड बाय, या तो मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर अपॉइंट करेंगे टैक्स ऑडिटर को। बट जनरली क्या होता है, स्टैट्यूटरी जो ऑडिटर होता है वही हमारा टैक्स ऑडिट का भी काम कर लेता है। पावर्स एंड राइट्स ऑफ टैक्स ऑडिटर आईटी एक्ट में मेंशन नहीं है। आईटी मींस यहाँ इनकम टैक्स की बात हो रही है। इनकम टैक्स के अंदर कोई भी पावर्स और ड्यूटीज मेंशन नहीं है कि टैक्स ऑडिटर के क्या अधिकार है क्या नहीं है। इसलिए फिर क्या करना होता है, जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन करता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटिंग टैक्स ऑडिटर, उसके अंदर ही हम स्टेट कर देते हैं कि भाई तेरे ये राइट्स हैं, ये पावर्स हैं, ठीक है। देन टैक्स ऑडिटर हैज टू एग्जामिन रिकॉर्ड्स ऑफ फर्म प्राइमरीली फ्रॉम टैक्स कंप्लायंस व्यू। टैक्स ऑडिटर का काम ही यही है कि जो टैक्स के व्यू पॉइंट से ही उसको सारा काम अपना ध्यान में रख के करना है। ऑडिट टैक्स रिपोर्ट, जो ऑडिट टैक्स रिपोर्ट फाइल की जाएगी वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो गिवन दे रखा है इनकम टैक्स एक्ट में वो दिया जाएगा, विच इज फॉर्म 3CA एंड 3CD। ये किन के लिए है? ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वेयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, और फॉर्म 3CB एंड 3CD फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन वेयर अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। सो इसी फॉर्मेट्स के अंदर रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट टैक्स ऑडिट। So here we have completed our 2 topics, audit of divisible profits and dividends and tax audit. In next video we will start with audit of banks. Thank you so much. If you like this video please subscribe to our channel, and अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप या तो ये QR स्कैन कर सकते हैं या फिर ये यूजर नेम डेली लर्नर्स क्लब को टेलीग्राम ऐप पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।